हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग पढ़ेंगे। हम कल भी वीडियो बनाए थे कि अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि उसमें साउंड ही नहीं था, और अपलोड कर देते वीडियो तो आप लोग को लगता कि सर इसमें, फिर आप लोग मैसेज करते सर इसमें साउंड ही नहीं है, साउंड ही नहीं है। कल वीडियो बनाए, सारा चीज़ कर दिए, अपलोड करने के बाद देखते हैं तो वीडियो में आधा वीडियो से साउंड गायब है, इसलिए कल भी नहीं वीडियो अपलोड हो पाया। आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं। टेक्निकल चीज़ है, कुछ भी हो सकते हैं। चलते हैं, पढ़ते हैं। आप मेहनत कर, अगर ऐसा किसी दिन ऐसा हो तो रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन करके देख लीजिए, रिवीजन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आंसर बना लीजिए जिस दिन वीडियो अगर ना हो पाए। लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहता है वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन मैं तो किस्मत से या टेक्नोलॉजी से जीत तो नहीं सकता हूँ ना। चलिए चलते हैं। तालाब देखिएगा, आप टिकी भी इधर मारा हुआ, पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो बनाए हैं सर कि नहीं बनाए हैं। तालाब द्वारा सिंचाई करना और अन्य कार्यों में उपयोगी करना हमारे यहाँ की पुरानी पद्धति है। अगर देखा जाए तो तालाब से द्वारा जो सिंचाई करना, जो हमारे यहाँ बहुत पुरानी पद्धति है, नया पद्धति नहीं, बहुत ही पुराना है। तालाब द्वारा क्या करना, सिंचाई करना, कि किस तरीके से तालाब द्वारा सिंचाई किया गया था या किया जा रहा है। जिस गांव अथवा नगर की नदी नहीं होती है वहाँ पूजा पाठ और अन्य धार्मिक संस्कार की भी तालाबों के किनारे होता है। अगर देखा जाए, जिस गांव अथवा नगर में नदी की नहीं होती, नदी नहीं होता तो उसमें कहा किया जाता है, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक संस्कार तालाब के किनारे ही किया जाता है। बहुत सारे गाँव में आप लोग देखे होंगे, शादी में बहुत सारे विध व्यवहार होते हैं, कुआँ के पास होते हैं, तालाब के पास होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे छठ होते हैं वो भी तालाब में होते हैं, नदी जहाँ नदी है तो नदी में होते हैं, जहाँ नदी नहीं है वहाँ तालाब में किए जाते हैं। बिहार का पावन पर्व छठ का अर्घ्य अपर्ण भी तालाब के किनारे किया जाता है। अगर बिहार का पावन पर्व छठ देखा जाए तो वो भी कहाँ होता है, जो पर्व है बहुत ही बिहार के जो बहुत ही अच्छे छठ है, यानी कह सकते त्यौहार है जो शुद्धता माना जाता है। इसमें हर एक चीज़, हर एक काम करने से पहले स्नान धोना किया जाता है, उसी के बाद उस वस्तु को छुआ जाता है। इसलिए कहा जाता है बिहार का पावन पर्व छठ अर्घ्य अर्पण भी है, तालाब को ही किनारे किया जाता है। बिहार में 2 प्रकार के तालाब की सुविधाएं हैं। बिहार में जो तालाब की सुविधा कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं सुविधाएं हैं। सुविधाएं बिहार में 2 प्रकार के तालाबों की सुविधा है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मिलती है, जबकि कृत्रिम तालाबों की सुविधा मैदानी भागों में मिलती है। एक वो तालाब होता है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, जहां बाढ़ आते हैं, गड्ढा है, पानी भर गया, तालाब के रूप में ले गया। लेकिन एक तालाब ऐसे होते हैं जो कृत्रिम रूप में है। जो कृत्रिम रूप के कहने का मतलब क्या चाहिए, जमीन को खोद करके स्पेशल मनुष्य द्वारा उसे अपने ढंग से, अपने उपयोगी के आधार पर उसे तालाब को खोदा जाता है, तो कृत्रिम आधारित तालाब कहलाता है। इस भाग में मुलायम मिट्टी होती है। कौन भाग में, इस भाग में कौन मिट्टी होती है, मुलायम मिट्टी होती है। मुलायम मिट्टी के कारण ही जमीन खोदकर तालाब बनाना आसान हो जाता है। यही कारण कि इसके खोद कर तालाब बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यहाँ तालाब में मछली पालन और मखाने की खेती होती है। यहाँ तालाब में कौन पालन, मछली पालन और मखाने की खेती होती है। कौन खाने की खेती होती है, मखाने की खेती होती है। भारत में 9% कृषि योग्य भूमि की सिंचाई तालाबों द्वारा किया जाता है। अगर देखा जाए, भारत में 9% कृषि है, जो कृषि योग्य भूमि है, जो क्या चीज़, सिंचाई तालाबों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तालाबों द्वारा किया जाता है। किंतु बिहार में तालाब द्वारा सिंचाई कुल 2.10% रह गया है, द्वारा होता है। किंतु बिहार में तालाब द्वारा सिंचाई कुल 2.10% रह गया है। तालाब द्वारा सिंचाई में मधुबनी जिले का स्थान प्रथम है। कौन जिले का स्थान, मधुबनी जिले का स्थान कौन थम है, प्रथम है। तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बिहार में कौन सा जिला में जो हो तालाब द्वारा सिंचाई किया जाता था, मधुबनी जिला में किया जाता है। यहाँ इससे 17,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होता है। यहाँ इससे कै हजार, 17,000 भूमि सिंचित होता है। दूसरे स्थान पर नालंदा, कौन लंदा, नालंदा, यहाँ 12,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होता है। कै हजार से, 12,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होता है। आप देख रहे हैं, कल थोड़ा सा नहीं, इसलिए वीडियो भी ना बन पाया, थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में भी था, कुछ
परेशानी थी, अरे ज़िंदगी है, दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ तो लगा रहता। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा कल था, कुछ ऐसा हो गया था जिसके कारण कल पूरा दिन ख़राब रहा मेरा। उसके बावजूद भी मैं वीडियो बनाया, उसके बाद भी, लेकिन क्या कहें, किस्मत से तो जीत सकते नहीं। वीडियो बनाने के बाद मैंने वीडियो बनाया, एडिट किया, एडिट करने के बाद देखे तो उससे वैल्यूम ही गायब है, आधार का वैल्यूम ही गायब है। इसलिए मैं क्या किया, फिर दोबारा ट्राई किया, नहीं हो पाया, इसलिए मैं कल छोड़ दिया, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी इसी का नाम है, जीते रहें, बढ़ते रहें। कल तारीख था, कौन सा तारीख था कल? 25 तारीख, कैमा महीना था? 9वां महीना 2022। ये यादगार पल रहेगा। कुछ ऐसे घटनाएं घटे मेरे ज़िंदगी में जो अच्छे आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। मैं किसी के साथ नहीं शेयर कर रहा था, तो सोचा कि मन हल्का हो जाए। चलिए, कोई बात नहीं। एक है अकेले कुमार। चलिए आगे देखते हैं। कर हेक्टेयर पर अधिक भूमि सिंचित हुई है। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, यह मुख्य रूप से बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक आंचलिक पर्व है। क्या आप जानते हैं कि छठ है जो एक बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक आंचलिक पर्व छठ है। यह बहुत ही पावन पर्व है और यह भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मनाया जाता है। अरे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, मनाए जाते हैं, या क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। यह वर्षा में 2 बार संपन्न होता है। ये वर्ष में कई बार संपन्न होते हैं? छठ होते हैं जो एक साल में 2 बार आते हैं। एक शारदीय और दूसरा छठी चैत। एक होता है जो सर्दीय छठ होता है और दूसरा चैती छठ के अंतर्गत आता है, जो क्रमशः कार्तिक पष्ठी एवं चैत, यानी कार्तिक छठ के नाम से जाना जाता है, वो चैत छठ के नाम से जाना जाता है, आयोजित होता है। इस पर्व में पानी में डूबकर भगवान भास्कर का अर्घ्य अर्पित किया जाता है। कौन बान? भगवान अर्घ्य का अर्पित किया जाता है। अन्न साधन, कौन साधन? अन्न साधन। अन्न साधन, सिंचाई के अन्न साधनों में पैन, अहर, झील, पोखर, कृत्रिम झील, ढेकू और मोटर आदि हैं। अगर देखा जाए सिंचाई के अन्य साधनों में देखा जाए तो पैन, अरहर, झील, पोखर, कृत्रिम झील, ढेकू और मोटर आदि बहुत सारे सिंचाई के प्रमुख साधन उपस्थित है या बने हुए हैं। इनमें पैन और अरहर प्रमुख हैं। इनमें पैन और अरहर क्या है? प्रमुख है। पैन का प्रयोग ऐसा क्षेत्र में होता है जहाँ पानी की कमी है। अब पैन का प्रयोग ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ क्या चीज़ की कमी है? पानी की कमी है। इसमें रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना जिले क्या है? प्रमुख है। ये सारे जिले क्या जी है? प्रमुख हैं। आगे हम लोग देखते हैं नदी घाटी परियोजना। कौन परियोजना? नदी घाटी परियोजना। दोस्तों, अगर कोई चीज़ के बुरा भी लगा, अगर आपके ज़िंदगी में तकलीफ भी आते नहीं तो ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं, कुछ दिन तक रहेंगे, उसके बाद खुद ब खुद चले जाएंगे। इसलिए टेंशन लेने का नहीं, आगे बढ़ते रहिए। ज़िंदगी लोग जीना सीख ही जाते हैं। चलिए, नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी योजनाएं कर अपार जल संसाधन। कौन? जल संसाधन, अपार जल संसाधन के उपयोग के लिए एवं बाढ़ की विभीषिका, सूखे की प्रचंडता को देखते हुए बिहार में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लाया गया। क्या होने लगा था? बिहार में सुखाड़ आने लगा था, उद्योग बाढ़ आने लगा था। इससे बचने के लिए बिहार में क्या किया गया? एक परियोजना लाया गया, जिस परियोजना का नाम पड़ा नदी घाटी परियोजना। कौन घाटी परियोजना? नदी घाटी परियोजना। तो बोल सर, नदी घाटी परियोजना क्या है, जिसके बारे में हमको थोड़ा सा बता दीजिए, समझा दीजिए। हम लीजिए, हम आपको नदी घाटी परियोजना के बारे में क्या चीज़ करने का प्रयास करते हैं? समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये क्या है? ये नदी है। इस तरीक़ा से नदी जा रहा है, और जब इस तरीक़ा से नदी जा रहा है तो इन नदी में प्रवाह हो रहा है, मान लीजिए प्रवाह हो रहा, पानी प्रवाह हो रहा। लेकिन भारत में ज़्यादातर नदियाँ जो है, जो मौसम के मानसून में क्या हो जाते हैं, बहुत
पानी इसमें रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे इलाके में, इसके नदी के आसपास के इलाके में बाढ़ की स्थिति बढ़ जाती है। और जब मौसम खत्म, मानसून खत्म होता है तो इन पानी में, नदी में पानी रहता है भी नहीं, सूख जाता है, पूर्ण रूप से सूख जाता है। इसलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के द्वारा क्या किया गया, इस पर एक बांध बनाया गया। इस तरीके से बैराज भी कहते हैं, बांध भी कहते हैं, जो भी डैम भी कहा जाता है। इस तरीके से इतना बहुत बड़ा क्षेत्र में यहाँ पर नदी को घेर दिया गया कि छोटा सा नहीं नदी से घेरेगा, नाला तो नहीं कि यहाँ पर बंद कर दिया तो पानी चला जाएगा। अगर नाला के भी आगे वाला मुंह में पानी बंद कीजिएगा नहीं तो पानी इधर भर जाएगा। इसलिए बहुत बड़े भाग को इस तरीके से छेका जाता है, बनाया जाता है। अब क्या होगा, मानसून आएंगे तो नदियाँ में पानी की प्रवाह अधिक होगी, जिसके कारण क्या होंगे, इधर सभी इलाके में पानी भर जाएंगे। अब भर जाएंगे तो जो यही ना पानी आ रहा था मानसून में, जो अगल बगल खेत में, अगल बगल इलाके में क्या हो रहे थे, बाढ़ की स्थिति पैदा कर रहे थे। अब यही क्या डैम में इकट्ठा पानी हो गया। अब डैम में इकट्ठा पानी हो गया तो क्या बाढ़ की स्थिति बना पाएगा? नहीं। अभी डैम में जो यहाँ पर शटर लगा रहा था, खोलेगा तो धीरे धीरे नदी पानी क्या होगा, प्रभावित होगा। जब धीरे धीरे पानी प्रवाहित होगा, जिसके कारण क्या चीज़ हो जाएगा, लोग इकट्ठे, जिससे बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब इसका जस्ट उल्टा लेते हैं। जब मानसून खत्म हुआ रहता था तो क्या चीज़, पानी नदी में नहीं था, जिसके कारण अगल बगल इसके आसपास के जो इलाके थे जो सुखाड़ ग्रसित हो जाते थे, यानी कि सिंचाई करने के लिए इसके पास पानी की आवश्यकता नहीं होता था, पानी भी नहीं पूर्ति होती थी। अब क्या किया गया, इस नदी घाटी का परियोजना बनाया गया तो बाढ़ में जो पानी, मानसून में पानी पूरा डैम में जो भरा हुआ था, लगभग 200 किलोमीटर, बहुत लंबे लंबे रहते हैं, ये भरा हुआ था। अब इसमें क्या किया जाएगा, ये पानी को धीरे धीरे छोड़ा जाएगा और इसी के द्वारा इसे पानी के पैन बनाकर, नहर बनाकर सिंचित किया जाएगा। अगल बगल में जो खेत में इलाके हैं, उस इलाकों में पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे इलाके क्या चीज़ हो जाए, पूर्ण रूप से सिंचित हो जाए। तो कह सकते हैं नदियों द्वारा बनाने का उद्देश्य क्या था। पहले उद्देश्य था बाढ़ पर नियंत्रण करना, दूसरा सुखाड़ क्षेत्र पर नियंत्रण करना, तीसरा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। यहाँ पर फिर मत्स्य पालन हो सकता है। ये डैम में क्या चीज़ किया जा सकता है, मछली पाला जा सकता है। इसी में पर्यटन भी आ सकते हैं, लोग घूमने के लिए आएंगे, नाव पर बैठेंगे, आप भी जाते होंगे, देखते हैं नाव पर बैठ के टिकट कटा के घूमते, नाव चलाते हैं, तो यहाँ पर पर्यटन की व्यवस्था बन सकता है। लोग, यानी कि कहने का मतलब एक उद्देश्य नहीं, बहुत सारे उद्देश्य, इसके बांध बनाने से बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए इसका नामे पड़ा नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना नाम पड़ा। इसका बहुत उद्देश्य नामे पड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, क्योंकि इसका एक दो उद्देश्य नहीं, बहुत सारे उद्देश्य बनाया जाता है, जिससे जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, मछली पालन, पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत बनाया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, सिंचाई किया जाएगा, मछली पालन किया जाएगा, पेयजल की आपूर्ति हो सकता है, औद्योगिक उपकरण में उपयोग किया जाए, उद्योग में उपयोग किया जा सकता है। इसी पानी को मनोरंजन एवं यातायात का विकास भी किया जा सकता है। इसी में एक स्थान से जाने के लिए दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या चलाया जा सकता है, नाव चलाया जा सकता है, जिससे जाने आने में आसानी हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई परियोजनाएं बनाई गई है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत सारे परियोजनाएं बनाई गई है। इनमें 3 प्रमुख है। इसी चीज़ के आपूर्ति के लिए बहुत सारे परियोजना बनाए गए। इसमें से कई स्थित है, 3 स्थित है। पहला, सोन नदी घाटी परियोजना। कौन घाटी परियोजना? सोन नदी घाटी परियोजना। दूसरा, गंडक नदी घाटी परियोजना। कौन नदी घाटी परियोजना? गंडक नदी घाटी परियोजना। तीसरा, कोसी नदी घाटी परियोजना। कौन नदी घाटी परियोजना? कोसी नदी घाटी परियोजना। यानी कि इसमें कितने परियोजनाएं चलाएंगे? 3 परियोजनाएं चलाए गए। और भी छोटे छोटे अन्य परियोजनाएं चलाएंगे। तो और अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत कौन कौन आएगा? दुर्गावती जलाशय परियोजना, दूसरा में चंदन बहुआ परियोजना, तीसरा में बागमती परियोजना, चौथा बरनार जलाशय परियोजना। कौन जलाशय परियोजना? बरनार जलाशय परियोजना। एक में करा सोन नदी घाटी परियोजना क्या है, तो देखते हैं सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में हम लोग समझते हैं। यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। देखा जाए, सोन नदी घाटी परियोजना है जो बिहार की सबसे पुरानी और सबसे पहली परियोजना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बिहार की सबसे पहली परियोजना कौन सी है, तो सोन नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा आपसे, बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो सोन नदी घाटी परियोजना। इसका विकास अंग्रेज सरकार, कौन सरकार? अंग्रेज सरकार ने 1874 में सिंचाई के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया? सिंचाई के लिए किया गया। इससे डेहरी के पास से पूरब एवं पश्चिम की ओर नहरें निकली। इसे क्या चाहिए? डेहरी के पास। किसके पास? डेहरी के पास पूरब एवं पश्चिम की ओर क्या चीज निकली? नहरें निकाली गई।
इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी थी? तो इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर थी। इस नहर से पटना एवं गया जिले की कई नहरों की शाखाएं और उप शाखाएं विकसित की गई। इसी नहरें से पटना एवं गया के जिले के बहुत सारे नहरें, बहुत सारे शाखाएं, उप शाखाएं विकसित की गई, जिससे औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिले की भूमि सिंचाई की गई थी। फिर इससे उप शाखाएँ विकसित की गई, जिससे औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिले की भी भूमि को क्या किया गया? सिंचाई किया गया। और अब कुल 4.8 लाख हेक्टेयर, कै लाख हेक्टेयर? 4.8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा रही है। कौन परियोजना से? सोन नदी घाटी परियोजना से सिंचित किया जा रहा है या सिंचाई किया जा रहा है। इस परियोजनाओं से सूखा प्रभावित क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान होने से बिहार का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। इसी से क्या हुआ? सूखा प्रभावित क्षेत्र जो थे, जहां जो कृषि नहीं हो पा रहा था, इस परियोजना आने से कारण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उपज क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया। सुखाड़ पश्चिमी क्षेत्र में हेक्टेयर उत्पादन बढ़ गया और चावल की अधिक खेती होने लगे। और जब पानी की आपूर्ति होने लगा, जिससे चावल की खेती भी होने लगा। इस कारण से इस क्षेत्र को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। किसका कटोरा? चावल का कटोरा, क्योंकि चावल अधिक मात्रा में है, इसलिए चावल का कटोरा कहा जाने लगा। किसका कटोरा कहा जाने लगा? चावल का कटोरा कहा जाने लगा। इसमें सिंचाई की सुविधा प्राप्त करने के लिए बिहार का दक्षिण भाग में पश्चिम क्षेत्र का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ गया, इसे चावल का कटोरा कहा जाने लगा। किसका कटोरा? चावल का कटोरा कहा जाने लगा। इस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत, कौन बहुउद्देशीय? इस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन। कौन विद्युत उत्पादन? जल विद्युत उत्पादन के लिए शक्ति गृह की स्थापना की गई। कौन गृह की स्थापना की गई? शक्ति गृह की स्थापना की गई। पश्चिम नहर पर डेहरी के पास। कौन नहर पर? पश्चिम नहर पर डेहरी के पास 6.6 मेगावाट उत्पादन की क्षमता शक्ति गृह स्थापित है। कौन गृह स्थापित है? शक्ति गृह स्थापित है। कितना मेगावाट? 6.6 मेगावाट उत्पादन क्षमता की है। इसी प्रकार पूर्वी नहर। कौन नहर? पूर्वी नहर शाखा पर बारूद नामक स्थान। कौन नामक स्थान? बारूद नामक स्थान पर 3.3 मेगावाट क्षमता का शक्ति गृह निर्माण किया गया है। कौन गृह निर्माण किया गया है? शक्ति गृह निर्माण किया गया है। शाखा पर बारूद नामक स्थान पर 3.3 मेगावाट क्षमता का शक्ति गृह स्थापित किया गया। इस परियोजना में नवीकरणीय, कौन करणीय? नवीकरणीय पर विचार किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत नवीकरणीय पर विचार किया। नवीकरणीय का मतलब होता है नए नए चीज़ लाना, यानी कि विद्युत का नवीकरणीय। जल विद्युत पहले नहीं बनता था, अब जल विद्युत भी बनने लगेगा, जिससे नवीकरणीय परियोजना किया गया। एक होता है पुराना परियोजना कहलाता है, प्राचीन परियोजनाएँ कहलाता है। नवीकरणीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। कौन परियोजनाएं? नवीन परियोजनाएं। सोन नदी पर इंद्रपुरी के पास। कौन पुरी? इंद्रपुरी के पास। कौन नदी पर? सोन नदी पर इंद्रपुरी के पास एक बांध का निर्माण का प्रस्ताव भी है। किसका निर्माण का प्रस्ताव है? बांध के निर्माण का प्रस्ताव भी है। और 450 मेगावाट पन बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। कै मेगावाट? 450 मेगावाट पन बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। यानी कि यहाँ से इस परियोजना के द्वारा ने बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा, जिसको बिजली का उत्पादन जल के द्वारा किया जाएगा। इसे जल विद्युत भी कह सकते हैं। यह परियोजना नवीकरणीय परियोजना के अंतर्गत इसे रखा गया है। दूसरा हम करा गंडक नदी घाटी परियोजना। कौन नदी घाटी परियोजना? गंडक नदी घाटी परियोजना। तो हम लोग पढ़ते समझेंगे गंडक नदी घाटी परियोजना के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार की यह एक संयुक्त परियोजना है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार की दोनों संयुक्त परियोजना, यानी कि दोनों से मिलाकर, दोनों राज्य के मिलाकर ये परियोजना बनाया गया है, जो कि भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू किया गया है। जो कहाँ? भारत और नेपाल के सहायता से कौन नगर? वाल्मीकि नगर के पास शुरू किया गया। इस परियोजना द्वारा, कौन योजना द्वारा? इस परियोजना द्वारा बिजली, सिंचाई तथा जल की आपूर्ति नेपाल को भी किया जाता है।
इस परियोजना द्वारा ही जो बिजली का भी आपूर्ति और जल का भी आपूर्ति किसको भी किया जाता है, नेपाल को भी किया जाता है। इस परियोजना के निर्माण के लिए भैसा लोटन नामक स्थान पर नदी के आर पार 743 मीटर लंबा अवरोधक बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया है। इस पर कितना लंबा बनाया गया? 743 मीटर लंबा अवरोधक बांध बनाकर क्या किया गया है? जलाशय का निर्माण, यानी कि जल को रोका गया है। इस जलाशय से दो मुख्य नहरें निकाली गई है। कौन जलाशय? इस जलाशय से क्या है? मुख्य नहरें, दो मुख्य नहरें निकाली गई है। पश्चिमी प्रमुख नहर और पूर्वी प्रमुख नहर। कौन प्रमुख नहर? पश्चिमी प्रमुख नहर और पूर्वी प्रमुख नहर। इस नहर प्रणाली द्वारा बिहार के 3 पश्चिमी जिलों गोपालगंज, सारण, सिवान में लगभग 4 लाख हेक्टेयर, कई लाख हेक्टेयर इस परियोजना के अंतर्गत, गंडक नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बिहार में कम से कम 3 जिला जो है बहुत प्रभावित रहा, यानी कि इसको बहुत पानी की उपलब्धता प्राप्त हो पाया। कौन कौन जिला है? तो गोपालगंज, सारण, सिवान में लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचित की जाती है। वाल्मीकि के पूर्व भाग में पूर्वी मुख्य नहर निकाली गई है। कौन नहर निकाली गई है? पूर्वी मुख्य नहर निकाली गई। इसे तिरहू नहर भी कहा जाता है। कौन नहर कहा जाता है? तिरहू नहर कहा जाता है। या गंडक नदी के समांतर। कौन नदी के समांतर? गंडक नदी के समांतर इसकी कई उपशाखाएं हैं। गंडक नदी को समांतर इसके कई उपशाखाएं। बोल सर उपशाखाएं का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए नहर बनाया गया, इस तरीके से बनाया गया। यहाँ पर मेन रूप से कितना इसकी लंबाई है? 743 मीटर है। तो यहाँ पर जो नदी जा रहा है, कौन नदी? गंडक नदी जा रहा है। तो गंडक नदी में यहाँ पर कितना? 743 मीटर। कैसा मीटर? 743 मीटर का क्या बनाया गया? बांध बनाया गया इतना। अब यहाँ से नहर निकाला गया, इसके समांतर भी नहर निकाला गया। अब नहर निकाला गया तो इसमें बहुत सारे उप शाखाएँ, यानी कि नहर से यहाँ पर एगो पैन निकल गया, यहाँ से भी एगो पैन निकाला गया। इस तरीक़ा से समांतर गया है, नदियों के समांतर नहर निकाला गया। और इसमें बहुत सारे इलाके में क्या किया गया? इसको नहर के द्वारा पानी सिंचित करने के लिए शाखाएँ निकाल दी गई है। इसलिए शाखाएँ निकाल दी गई कि यहाँ अगल बगल के क्षेत्र जो भी हो, क्या चीज़ हो जाए? सारे सिंचित हो जाए। इसमें कितने जिले जी? 3 जिले। कौन कौन? गोपालगंज, सारण, गोपालगंज, सारण और सिवान। ये कितने जिलों को सिंचित कर रहा है? 3 जिलों को, गोपालगंज, सारण और सिवान को सिंचित कर रहा है। इन नहरों द्वारा, कौन नहरों द्वारा? इन नहरों द्वारा पश्चिमी चंपारण। कौन चंपारण? पश्चिमी चंपारण। कौन चंपारण? पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले की लगभग 5 से 4 लाख हेक्टेयर, कई लाख हेक्टेयर? 5 से 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित की जाती है। देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले के लगभग 4 से 5 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या किया जा रहा है? सिंचित किया जा रहा है। किसके अंतर्गत सिंचित किया जा रहा है? गंडक नदी के द्वारा सिंचित किया जा रहा है। अगला हम करा इस परियोजनाओं द्वारा, कौन परियोजना? इस परियोजनाएं द्वारा वाल्मीकि नगर से थोड़ा पूर्व हटकर ऊपर से गिरते हुए जल से जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, जिससे नेपाल को विद्युत आपूर्ति होता है। बोलिए कि इसका मतलब क्या हुआ सर? इस परियोजना के अंतर्गत देखिए थोड़ा सा दूर हटके यहाँ पर क्या किया, इसी परियोजना में यहाँ से दूर हटके यहाँ पर ऊंचा दीवार है तो पानी तो स्तर ऊंचा होगा। यहाँ से एक नाला की तरीका से खोला गया, इसमें एक पंखा डायनमो लगाया गया। कौन हो? डायनमो। इस तरीका से अब इस पर पानी गिरेगा, पानी के प्रेशर से डायनमो क्या होगा? पंखी घूमेगा, डायनमो घूमेगा तो एक विद्युत घर बनाया गया, जिसे डायनमो घूमता है, क्या चीज़ निकलता है? विद्युत निकलता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है? विद्युत का। जैसे ही डायनमो घुमा तो विद्युत का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर विद्युत का प्रवाहित हो गया। हुआ कि नहीं हुआ प्रवाहित? विद्युत का। इसीलिए तो कहा कि यहाँ पर विद्युत केंद्र क्या, जहाँ पर विद्युत बन रहा है क्या, कौन सा केंद्र कहलाएगा? तो विद्युत केंद्र के नाम से जाने लगेगा। तो विद्युत केंद्र का क्या चीज़ हो गया? स्थापना किया गया। और यही विद्युत जो विद्युत बन रहा है, जो भारत और नेपाल के सहयोगी से बनाया गया है, भारत और नेपाल के, तो नेपाल में यही विद्युत से नेपाल को विद्युत आपूर्ति कराता है, भारत के भी विद्युत आपूर्ति होता है। और इसका जो जल निकलता है, फिर तो ये डायनमो घूम गया,
पानी ऊपर से ऊंचा से गिरा, प्रेशर में गिरा था, डायनमो पर गिरा तो घूम गया, डायनमो घूम गया और घूमने के बाद जो जल निकला उस जल को भी वो पूर्ति कहाँ जाता है, नेपाल में जाता है, सिंचित के रूप में किया जाता है। तो कह सकते हैं इस परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी घाटी परियोजना के अंदर भारत और नेपाल को दोनों का ही क्या चीज़ फायदा लाभ पहुँच पा रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, बड़े को प्यार, बड़े को सम्मान करें, छोटे को सम्मान करें, बड़े को प्यार करें। सॉरी, आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे। मैं अंत में आपको यही कहूँगा कि छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।